ग्रुप डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कि अगर तुम्हारे पास 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और उन्हें तुम्हें ग्रुप डिवीजन इन 3 करना है ऑफ 5 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट एंड 3 ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसे तुम क्या करना चाहते हो, तीन जगह ब्रेक करना चाहते हो। एक में 5 ऑब्जेक्ट डालोगे, एक में 2 ऑब्जेक्ट डालोगे, एक में 3 ऑब्जेक्ट डालोगे। तो पहले 10 में से जब 5 निकालोगे तो वो 10C5 हो जाएगा। रिमेनिंग जब 5 बाकी रहेगा उसमें से अब क्या निकालोगे, 2 निकालोगे तो 5C2 हो जाएगा और रिमेनिंग जो रह गया वो 3C3। तो अगर तुम इसे ब्रेक करोगे तो ये 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1, 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये तुम्हें देगा 10 फैक्टोरियल बाय 5, 2 और 3। तो मेरा कहना है कि नीचे 5, 2, 3 जो है, ये देखो इस ग्रुप्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। तो ये एक पैटर्न तुम्हें देता है, इस पैटर्न को समझो। ये वाला काम तो तुम हर समय कर सकते हो कि 10 में से पहले 5 निकाल लो, फिर 5 में से 2, फिर 2 में से 3। मगर इसी चीज को हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ये शॉर्टकट फॉर्मूला लिखेंगे कि अगर मैंने सपोज कभी तुम्हें 20 ऑब्जेक्ट्स दिया और मैं कहूँ कि इसे 4 ग्रुप्स में डिवाइड करो। ग्रुप्स का मतलब समझ में आ रहा है, अलग अलग 4 अलग अलग बास्केट में डालो, सच दैट 4 ग्रुप्स ऑफ 10, 5, 3 एंड 2 ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या होगा, तब फॉर्मूला डायरेक्टली बोल पाओगे। 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। याद रखो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। हाँ, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। हाँ, आज बहुत छोटा छोटा एक्स्ट्रा फॉर्मूला सीखोगे, तो इसलिए अगर ध्यान से देखोगे तो अच्छा है। ग्रुप डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो इसीलिए अगर मैं नॉर्मली सबके लिए तो नहीं लिखा ना मैं डिस्टिंक्ट। तो अगर तुम्हारे पास सपोज m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स हैं, m प्लस n प्लस p डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और m ना तो n के इक्वल है और n ना तो p के इक्वल है, वो सब डिस्टिंक्ट है, तब मैं अगर इसे बोलूं कि मुझे ग्रुप ऑफ 3 में डिवाइड करना है हैविंग m, n एंड p ऑब्जेक्ट्स, तो क्या तुम मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला बोल पाओगे क्या होगा? m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। किसी को लिखना है तो लिख लो ये वाला, फिर आगे चलेंगे। दो मिनट लिखो ना। हाँ रवि, हाँ चलो आगे चलूं? नो सर, थोड़ा ठीक है। हो गया। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, तो अगर मेरे पास सपोज 4 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी डी, मुझे इसे ग्रुप ऑफ 2 में डिवाइड करना है हैविंग
3 and 1 एलिमेंट, मतलब एक में 3 एलिमेंट है, मुझे इसे इस टाइप से ब्रेक करना है कि एक में 3 एलिमेंट है और एक में 1 एलिमेंट है। तो कितने तरीके से करूंगा? ऊपर का फॉर्मूला क्या था? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 मिनट। हाँ अच्छा, हाँ फॉर्मूला क्या होगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, कोई बोलेगा 3 फैक्टोरियल, बोलोगे तो क्या होगा कि यार और कुछ नहीं है 1 फैक्टोरियल। हाँ क्योंकि इसका पास्ट ईयर हो सकता है कि भेज दूंगा आज, और मैक्सिमम कर पाओगे आज, जहां तक कवर अप करा दूंगा उसमें मैक्सिमम पास्ट ईयर वाले सम्स हो जाएंगे। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। तो इसे अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या हो जाएगा? ये 4 इंटू 3 इंटू, तो 4 इंटू 3 इंटू, तो ये तो कैंसिल होकर ये 4 हो जाएगा। काउंट करूं तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो, या वो ए बी सी अगर है तो साथ में डी होगा, अगर ए बी है तो साथ में सी, तरीका 3 चाहिए ना, ए बी सी डी हो सकता है, ए बी डी यहां पे सी ले आओ, ए सी डी यहां पे बी ले आओ, और बी सी डी ए ले आओ। तो देखो ऐसे 4 ग्रुप्स होंगे, और यही 4 ग्रुप्स तुमने यहां पे बनाया है। तो इसी लॉजिक से अगर मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी डी, और मैं अगर तुम्हें बोलूं कि मुझे ग्रुप ऑफ 2 हैविंग 2 एलिमेंट्स, हैविंग 2 एलिमेंट्स ईच, तो ये कितने तरीके से होगा? ऊपर वाला फॉर्मूला अगर लगाऊं तो मतलब पहले में भी 2, दूसरे में भी 2, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये 4 इंटू 3 बाय 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो करके देखें, अगर यहाँ पे ए बी दूंगा तो यहाँ पे सी डी दूंगा, यहाँ पे ए सी दूंगा तो यहाँ पे बी डी दूंगा, और यहाँ पे ए डी दूंगा तो यहाँ पे बी सी दूंगा। और क्या हो सकता है? उल्टा, अगर सी डी टू ए बी, मगर क्या तुम्हें लग नहीं रहा है कि ये और ये एक है? जब तुम डिवाइड करोगे तो तुमने पहले ए बी को अलग अलग रखा और सी डी को अलग रखा, या सी डी को अलग रखा ए बी को अलग रखा, ये दीज आर आइडेंटिकल। वैसे ही बी डी और ए सी वाला आइडेंटिकल होगा, और वैसे ही बी सी और ए डी वाला आइडेंटिकल होगा। तो इसमें क्या आ रहा है कि इसमें ये स्वैपिंग हो जा रहा है, तुम देख रहे हो। तो इसीलिए 6 में डबल काउंटिंग हो रहा है, 6 में डबल काउंटिंग हो रहा है। और पीएनसी में ये चीज ध्यान देना है कि कई बार डबल काउंटिंग हो जाता है। ये ऊपर कभी भी नहीं हो सकता था, क्योंकि 3 और 1 में कभी भी स्वैपिंग चलेगा क्या? एक में 3 एलिमेंट है, एक में 1 एलिमेंट है, कभी भी स्वैपिंग चलेगा क्या? नो नहीं सर, कभी भी स्वैपिंग नहीं हो सकता, क्योंकि एक में कैसे चलेगा? यहाँ पे ठीक है तुम, क्योंकि सेम एलिमेंट है। तो जब ऐसा होता है तो ए बी सी डी को क्योंकि तुम 2 फैक्टोरियल तरीके से लगा सकते हो, तो अगर तुम देखोगे तो इसे काट देता हूं अब मैं, तो हेंस मेरे पास केवल ऐसे 3 ग्रुप्स होंगे। तो इसलिए जो आंसर होना चाहिए वो ये गलत है, आंसर जो होना चाहिए ये पूरा गलत है। आंसर जो है, ठीक है, ये इसे डबल काउंटिंग लिख देता हूं, आंसर जो है वो ये होना चाहिए, ये गलत है। वो होगा 4 फैक्टोरियल बाय, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 बार आया तो साथ में तुम्हें 2 फैक्टोरियल लाना होगा, ताकि ये 2 फैक्टोरियल नंबर ऑफ स्वैपिंग्स है, ये नंबर ऑफ स्वैपिंग है, कितने तरीके से स्वैप कर सकते हो। तो अगर ये 2 फैक्टर अगर 3 बार होता, सपोज ए बी एक होता, सी डी एक होता और ई एफ, तो इन्हें आपस में स्वैप कितने तरीके से कर सकते हो बोलोगे? मतलब दे कैन बी अरेंज्ड देमसेल्फ, इन लोग को आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? कोई बोलेगा? 3 तरह से, 3 या 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बेस। तो इनका स्वैपिंग 3 फैक्टोरियल होगा। तो इसीलिए अगर मैं तुमसे अब कभी बोलूं कि मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, और मुझे 3 ग्रुप में डिवाइड करना है 2 2 2 का, तो आंसर क्या होगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, बोले कोई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि वो कॉमन है। तो समझ में आ रहा है क्या है? तो इसीलिए अब इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स inside the group are not distinct, तब क्या होगा?
तो सपोज मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे इसे 2 ग्रुप ऑफ 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या बोलोगे आंसर? 10 फैक्टोरियल बाय 5 का ग्रुप है। 5 फैक्टोरियल 5 स्क्वायर मगर साथ में एक आएगा 2 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मेरे पास 20 ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे इसमें 5 ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट ईच, कितना होगा तब? सब डिस्टिंक्ट हैं, सब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, सब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। कोई बोलेगा? 20 फैक्टोरियल 20 बाय फैक्टोरियल बाय 4 ईच कितने बार आएगा? 4 फैक्टोरियल कितने बार आएगा? 5 5 ग्रुप है तो 4 टू द पावर 5, मगर 5 एलिमेंट्स को आपस में स्वैपिंग कितने तरीके से कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल। लिखना है तो लिख लो। तो एक रिजल्ट की तरह लिखा दूं, तो अगर मेरे पास ट्वाइस m प्लस n ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे ग्रुप डिवीजन करना है m और n में, तो क्या होगा आंसर? ट्वाइस m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाइड बाय क्या बोलो? 2 फैक्टोरियल। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। सर ये सब क्वेश्चंस अगर सी से करे तो जो ऊपर जो मैंने करवाया, मगर ये डिवीजन तो करना ही होगा सोच के। आया समझ में? अच्छा ठीक है सर। ठीक है, मतलब अभी अब तुम ये चीज सोचो कि हर एक चीज सी से कर सकते हो, बट व्हाट आई एम डूइंग इज हाउ टू काउंट विदाउट टेकिंग डिफरेंट केसेस। आया समझ में? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तुम लोग को शॉर्टकट, आज मैं बस तुम लोग को अब शॉर्टकट मेथड दूंगा। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, बोर्ड के लिए अगर याद रखोगे तो बेटर, लिखना है तो लिखो, फिर आगे चलो। more Ria, more Android or itu bisa juga Ria. चलूं आगे? नो सर। चलूं आगे? सर एक मिनट। सर हो गया। दो मिनट रुको।
आगे ग्रुप डिवीजन देखा था, अब डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे। डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा एक सम भी कर लेते हैं। प्रॉब्लम, इन हाउ मेनी वेज 44 players can be divided into 4 cricket teams? क्या होगा आंसर? There are 44 players, तो उनका जो ग्रुप डिवीजन होगा वो 11 11 11 11 का होगा। तो आंसर 44 factorial divided by 11 factorial 11 factorial to the power 4 factorial. to 4 factorial. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। चलूं आगे? Yes sir. चलो, अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि तुम्हारे पास अब ऊपर डिवीजन केवल था, अब डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि इन हाउ मेनी वेज 15 different books can be given to 3 schools such that they receive 4, 3, 4, 5, 6 books as 4, 5, 6, 4, 5 and 6 books, 4, 5 and 6 books। हाँ, लैंग्वेज थोड़ा अजीब है, मैं समझा देता हूं। तुम्हारे पास टोटल 15 बुक हैं, तुम्हें उसे डिवाइड करना है 4, 5, 6 में, और उसके बाद तुम्हें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 स्कूल्स में। तो रियल लाइफ में क्या करोगे? रियल लाइफ में करोगे 15 बुक से तुम तीन बैग लोगे। इन 3 तो ये डिवीजन है। तो सबसे पहले 15 बुक को 4, 5, 6 में डिवाइड कर दो। कितने तरीके से? 15 फैक्टोरियल बाय क्या? 4 factorial, 5 factorial, 6 factorial. अब ये 3 बैग को डिस्ट्रीब्यूट करो 3 बैग्स टू 3 स्कूल। कितने तरीके से दे सकते हो? Into 3 factorial. 3 बैग 3 स्कूल्स में अगर तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये 3 फैक्टोरियल तरीके से दे सकते हो। नहीं क्या स्वैपिंग है ये? तो इनको जब तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3 स्कूल में तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या? 4, 5, 6 मल्टीप्लाइड बाय बोलोगे। ये मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यों आया? समझ में आया? क्योंकि जो तुमने 3 बैग्स टू 3 स्कूल्स। तो अगर मैं तुम्हारे पास फिर से पूछ रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास सपोज 20 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और इन्हें तुम्हें 4 चिल्ड्रन में देना है, कैसे? 10, 5, 3, 2 डिविजन्स में। कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे? डिस्ट्रीब्यूशन हो बोलोगे। सबसे पहले क्या? सबसे पहले जो मैंने इससे पहले वाला थ्योरी सिखाया, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे पास टोटल 4 बैग हो गए। 4 बैग 4 चिल्ड्रन, कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते? 4 factorial. 4 factorial. क्या ये क्लियर है? Yes sir. डिफरेंस समझ में आ रहा है? इससे पहले में केवल डिवीजन है, ये क्या आया? डिस्ट्रीब्यूशन। तो नाम से पता चल रहा है क्या हो रहा है। लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? Yes. Yes, sir. चलो आगे चलना। अब जो मैं सम कराऊंगा और इस सम में देखो क्या अंतर है। इस सम में डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि क्या क्या करना है। अब किसी किसी सम में you have to decide the distribution पहले प्लस डिस्ट्रीब्यूट प्लस जब तुमने डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर लिया तो उसके बाद तुम ऐसे उस चीज को डिवाइड करोगे और डिवाइड के बाद तुम उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तुम बोलोगे ऐसा समझ में नहीं आया, बताता हूं। इन हाउ मेनी वेज 6 different books can be given to 3 children such that no one is empty-handed. क्या ये वाला ऊपर वाला सम नहीं है? जरा ध्यान से पढ़ के देखो। क्या हाँ, ये वाला ऊपर वाला ही सम नहीं है? हाँ सर। बस अंतर क्या है? अंतर ये है No one is इसमें empty दिया हुआ नहीं है handed. कि तुम कितना दोगे, तो ये केस बाय केस लेना होगा। तो सपोज तुम्हारे पास एक ग्रुप 1 है, एक ग्रुप में और एक ग्रुप में, तो क्या क्या कर सकते हो? ये 3 ग्रुप है तो सबको तुम 2-2-2 दे दो। तो ग्रुप डिवीजन कितना होगा? ग्रुप डिवीजन एक साथ में ही मैं कर रहा हूं, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्रुप डिवीजन तुम्हारा पास जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल टू द पावर 2। मगर 2 3 बार आया तो नीचे 3 फैक्टोरियल। डिस्ट्रीब्यूशन तो 3 फैक्टोरियल ही होगा। केस 1। केस 2 और क्या क्या हो सकता है? 3 3 1 1 2 2 3 1 2। तो ये कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। और कुछ हो सकता है? 4 4 1 1। तो ये कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल बाय, मगर 1 फैक्टोरियल कितने बार आया? 2 बार 2 फैक्टोरियल। इसलिए 2 फैक्टोरियल मेरे ख्याल में और पॉसिबल नहीं है। इन सबको ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट है तो बोलो, लिखना है तो लिखो। तो समझ में आया? अब ये लैंग्वेज समझ में आया? ये जो लैंग्वेज है वो ये जो डिवाइड वाला लैंग्वेज है वो ये है, और ये डिस्ट्रीब्यूट वाला जो लैंग्वेज है वो ये है। आगे चलो। आगे चलो। Yes, sir. ये तो सर ये तो कर ही लोगे। क्रिकेट वाला तो टीम करवा ही दिया था, तो आगे चलते हैं इससे पहले 2 मिनट।
ये तो सिंपल परमुटेशन में अगर रिपीटेशन होता है तो परमुटेशन विथ रिपीटेशन, अगर मैं बोलूं कि प्रॉब्लम फाइंड ऑल पॉसिबल permutation of word horror, तो क्या होगा सॉल्यूशन? 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर कितने बार आया? Factorial. 3 factorial 2 factorial. ठीक है, परमुटेशन विथ रिपीटेशन। मगर इसमें अब सिलेक्शन प्लस परमुटेशन टाइप के सम, तो अगर मैं तुम्हें जैसे पहले अगर ये पूछूं कि फाइंड फोर लेटर वर्ड्स that can be made using letter of word involute having 2 vowels and 2 consonants. Find 4 letter words that can be made word involute, तो इसमें तुम्हारे पास आई ओ यू ई तुम्हारा वॉवल है और एन वी एल टी तुम्हारा कॉन्सोनेंट है। तो तुम्हें 4 लेटर वर्ड चाहिए, तो डायरेक्टली तो तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 तुम डायरेक्टली 8p4 नहीं बोल सकते हो, क्योंकि क्या पता उसमें तुमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, तो तुमने चारों के चारों वॉवल्स को ही उठा दिया है। मगर तुम्हें 2 वॉवल चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट। तो ऐसा सम जब देखोगे इसमें 2 पार्ट है। सबसे पहले इसमें से क्या करोगे, सबसे पहले इसमें से तुम्हें 4 वर्ड्स को उठाने होंगे। तुम लोग ऐसा लास्ट क्लास ऐसा सम आपने कराया था, कोई एक रीजन है मैंने एक सम नहीं कराया था, मैं वहां पे आ रहा हूँ, डायरेक्टली वो करवाना नहीं चाह रहा हूँ इसलिए। हाँ, तो सबसे पहले यहां से तुम सेलेक्ट करोगे कितने वर्ड्स को, सबसे पहले सेलेक्ट 2 वॉवल्स, कितने तरीके से, यही करोगे ना 4C2. 4C2। यहाँ पे क्या करोगे, सेलेक्ट 2 कंसोनेंट, कितने तरीके से 4C2. 4C2। तो अब जब तुमने 2 वॉवल सेलेक्ट कर लिया और 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर दिया, तो इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, कैन बी अरेंज देमसेल्फ। तो रिपीटेशन तो है नहीं, 4 फैक्टोरियल, तो टोटल क्या होगा, तो तुम्हारा टोटल जो होगा वो होगा तुम्हारे पास सबसे पहले सिलेक्शन और उसके बाद उनका अरेंजमेंट। तो बोलोगे सिलेक्शन कितने तरीके से, 4C2 इंटू 4C2, अरेंजमेंट कितने तरीके से 4 फैक्टोरियल। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, क्या है, सिलेक्शन प्लस परमुटेशन इफ ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, इफ ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट। किसी को लिखना है तो लिख लो। मैं अभी टाइमर देना शुरू कर देता हूं ताकि मेरे लिए इजी हो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं। हाँ, थोड़ा सा लिख लो उसके बाद।
आगे चलूं? सुनने में आ रहा है? Yes, sir. चलो तो आगे चलते हैं। तो ये क्यों कर रहा है? ये सम यहाँ पे नहीं है, अब हॉरर में आऊंगा, ठीक है। तो ये क्या था भैया? सिलेक्शन प्लस परम्यूटेशन, मगर अगर ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है। सिलेक्शन प्लस परम्यूटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट्स में रिपीट, ठीक है, जब लेटर रिपीट कर रहा है या ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, मुझे फोर लेटर वर्ड बनाना है फ्रॉम हॉरर, तो एक प्रॉब्लम है। यू कैन नॉट से डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 C4 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 3, क्योंकि वो डिपेंड करेगा, आर रिपीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे में एक तरीका एक ही है कि तुम्हें केस बाय केस करना है, केस बाय केस काउंटिंग करना है। तुम हो सकता है कि नेट में देखोगे तो एक फॉर्मूला तुम्हें मिलेगा, वो मैं भी दूंगा एकदम लास्ट क्लास में, मगर नॉर्मली वो सब फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाते हैं, केस बाय केस काउंटिंग से हो जाता है। इसलिए वो जो मीनिंगलेस फॉर्मूला है वो मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है। वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को यूज करके किया जाता है। तो मैं अभी केस बाय केस काउंटिंग में ही हूं। तो जब तुम 4 लेटर लेते हो, यहाँ पे 4 लेटर तो डिस्टिंक्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे लेटर्स क्या क्या है देखो तो, एक H है, 2 O है और 3 R है। तो तुम्हारे पास क्या क्या हो सकता है? नंबर 1, ओनली 2 लेटर्स रिपीटेड, ओनली 2 लेटर्स रिपीट अगर करे तो मतलब W1 रिपीट करें। मैं ऐसा लिखना पसंद नहीं करता हूं, मैं पसंद ऐसा करता हूं कि X X Y और Z। तो मुझे हेल्प करोगे? मैं 2 सम कराऊंगा इसमें, ठीक है। तो पहले यहां पे एक बार समझने का कोशिश करो। X X कितने तरीके से? X X के लिए क्या क्या हो सकता है? या तो O हो सकता है, या तो R हो सकता है। तो X को कितने तरीके से चूज कर सकते हो? इसमें क्या क्या स्टेप है? पहला स्टेप, चूज X। कोई बोलेगा इट कैन बी 2C1, समझ में आ रहा है क्यों? इट कैन बी O और R। एकदम चुप हो गए हो, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, Yes, sir. कुछ बोलोगे तो अच्छा लगेगा। अब Y और Z कितने तरीके से चूज कर सकते हो? तब एक बात सही है, तुम बोलोगे सर इतना क्यों बुद्धि लगा रहे हो, डायरेक्टली काउंट करना ज्यादा अच्छा नहीं है क्या एग्जामिनेशन के लिए? मतलब आप एक काम कीजिए, क्या क्या हो सकता है बोलो। O हो सकता है, H और R हो सकता है। कितने तरीके से कर सकते हो? ये कितने तरीके से? अरे नंबर ऑफ वर्ड्स बोलो, अब तो बोलो एटलीस्ट। 2C1 2 factorial. 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टर। और क्या क्या हो सकता है? बोलते जाओ तब। RR. R H और O हो सकता है। कितने तरीके से? तुम बोलोगे सर ये ज्यादा अच्छा है, अननेसेसरी। आप भी उल्टा सीधा चीज करते हैं। R H हो सकता है। कितने तरीके से? 4 factorial by 3 फैक्टर। मगर भाई R और क्या हो सकता है? हो सकता है 4 फैक्टोरियल बाय 3। और कुछ हो सकता है क्या? देखो, हाँ, O हो सकता है। कितना? अब ध्यान से देखो, कुछ और मिसिंग किया है क्या? देखो, इन सबको ऐड कर देना। कुछ मिसिंग किया है तो मुझे बोल देना, लिखना है तो लिख लो। इस वाले में तो यही अच्छा है, ठीक है। मैं दूसरा वाला भी बताऊंगा अभी जो मैं बता रहा था। फॉर्टी सेकंड दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो।
चलो आगे। Yes, sir. Yes, sir. दो बस। प्रॉब्लम 5 लेटर वर्ड बनाना है। कहां से? इन डिपेंडेंट। तो चलो अब यहाँ पे तो केस बाय केस कर सकते हो, मगर पहले देखते हैं कि कौन कितने बार आया है। ई कितने बार आया है? ई 3 बार आया है। एन 3 बार आया है। डी 2 बार आया है। और बाकी लेटर्स तुम्हारे पास क्या क्या रह गया? पी और I. पी, टी और आई। तो जब तुम 5 लेटर वर्ड बनाओगे तो सबसे पहला ये हो सकता है कि ऑल आर डिस्टिंक्ट। ऑल आर डिस्टिंक्ट, अगर ऑल आर डिस्टिंक्ट तो इसका मतलब हो गया है वो W X Y W X Y Z, ऐसा वर्ड W U X Y Z। तो तुम्हारे पास 5 अलग अलग लेटर चाहिए। तो एक्चुअली में यहाँ पे अलग अलग लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। हमने देखा यहाँ पे टोटल 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। तो सबका एक एक उठाना है। तो सब एक एक उठाने से तो 6 हो जाएगा। मुझे 5 लेटर चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे? Select 5. सेलेक्ट 5 लेटर्स एंड देन अरेंज देम। तो अब बोलोगे कितने तरीके से हो सकता है? सेलेक्ट 5 लेटर्स आउट ऑफ 6 और अरेंज देम। नंबर 2, ऑल आर डिस्टिंक्ट। और क्या क्या हो सकता है? कोई कहेगा? 2 letters same. 2 सेम। ऐसा लिखता हूं, वो ज्यादा बेटर है ना, उससे तुम्हें समझ में यहाँ आ जाएगा। W W और X Y Z, ये हो सकता है। अब ये W W वाले कितने सेलेक्ट कर सकते हो? 3. इनका सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है? अब ये इन तीनों में से पहले सेलेक्ट करो आइदर E एंड D। तुम्हारे पास रिपीटेशन वाले 3 लेटर में से थे, तो 3 में से एक सेलेक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 3C1। ये 3C1 क्यों समझ में आया? आइदर E और N और D। अब XYZ कितने से सेलेक्ट करोगे? तो सपोज मैंने E सेलेक्ट कर लिया, तो XYZ डिस्टिंक्ट है, तो अब डिस्टिंक्ट कितना बच गया? सपोज मैंने सेलेक्ट किया, तुम एग्जांपल लोगे यहाँ पे घर में जब करोगे एक एग्जांपल ले लोगे कि सपोज तुमने E ले लिया, तो अब बोलो क्या होगा? 5C3 6C2. तो तुम्हारे पास ध्यान से देखो कितना कितना बच गया। 1 2 3 4 5, कितना बच गया? E तो नहीं ले सकते हो ना आप, क्योंकि E तो तुमने ले लिया है।
तो रिमेनिंग 3 पोजीशन के लिए तुम्हारे पास यू विल सेलेक्ट कितना, 5, यू विल 6, सेलेक्ट 3 letters out of 5. रिमेनिंग 5। तो ये कितने तरीके से, 5C3. 5C3। अब ये आपस में अरेंज कितने तरीके से हो सकते हैं, 5 factorial. 5 factorial by 2 factorial. ये इनका अरेंजमेंट होगा। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं तीसरे में और क्या हो सकता है। WW X और Y, तब अब WW X ये कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, 3C1 2C1 इट कैन बी, क्या बोलो, इट कैन बी E N और D। तो ये 3C2 होगा, 3C1 समझ में आ रहा है क्यों, यस सर। क्योंकि 3 में से कोई 2 सेलेक्ट करोगे। और Y के लिए कितना चांसेस है बोलोगे, इट कैन बी, टोटल तुम्हारे पास 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स है, उसमें से कितना यूज किए हो, 2, टोटल 4 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स है, जिसमें से 4 बार आया है, मगर यूज कितना लेटर किए हो डिस्टिंक्ट में से, 2 letter. 2 लेटर हम यूज कर चुके हैं। क्योंकि मैंने 2 लेटर यूज किया है तो 4 बाकी है। तो इट कैन बी फ्रॉम रिमेनिंग 4। तो वो कितने तरीके से हो सकता है, 4C1 मल्टीप्लाइड बाय, तो 3C2 इंटू 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। और क्या हो सकता है बोलोगे, मैं जान रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा सम नहीं है, आने का चांस बहुत कम है, मगर चीजों को तो ऐसा छोड़ नहीं सकते ना कि एकदम। हाँ, ये कितने तरीके से आएगा। अब WWW के लिए क्या है, देखो इतना बड़ा सम है कि WW के लिए केवल यही 2 में आ सकता है, समझ में आ रहा है। अब D नहीं आ सकता है, क्योंकि D केवल कितने बार आया है, 2 बार। तो EENN केवल आ सकता है। तो इट कैन बी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कितना, 2C1। अब XY 2 चूज करना है, टोटल 6 में से कितना लेटर यूज किया है अभी तक, 1 तो 5 बच गया, तो 5C2। और इससे आपस में अरेंज कितने तरीके से करोगे, 5 factorial by 3 factorial 3 फैक्टोरियल। क्या और कुछ हो सकता है, हाँ क्या, WWW XX हो सकता है। तो WWW ये कितने तरीके से, 2C1। अब XX के लिए क्या हो गया, तुम्हारे पास रिपीटेड लेटर्स क्या क्या थे, रिपीटेड लेटर्स तुम्हारे पास थे E N और D, जिसमें से E और N में से कोई एक यूज हो चुका होगा। तो कितना बच गया, 2C1। तो इसमें से कोई एक लोगे, और आपस में अरेंजमेंट कितना, 3 factorial 2 इंटू 2। अब सबको और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, सबको ऐड कर दोगे, ठीक है। तो बोलोगे सर इससे ज्यादा अच्छा ये नहीं था कि अगर आप केस बाय केस करते। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, कि आपको मालूम है कि E 3 बार आया है, N कितने बार आया, 3 बार आया है, D कितने बार आया, 2 बार आया, और क्या क्या रह गया था रे, P PTI I और T। तो E 3 बार है, N T तो 3 बार है, D 2 बार है, और PTI तो डिस्टिंक्ट है, इसीलिए डिस्टिंक्ट लेटर्स 3 बार है। और यहां पे तब तुम इसका अरेंजमेंट लिख देते। मेरा कहना है कि अगर तुम यहां से 3 उठाओगे, टोटल 5 चाहिए था, और यहां से 2 उठा सकते थे, तो आपस में कितने तरीके से कर पाते, 5 फैक्टोरियल बाय क्या, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अगर यहां से 3 उठाते और यहां से 2 उठाते, तब ये 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अगर यहां से 3 उठाते और यहां से 2 उठाते, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, यस सर। इसका मतलब समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या उठाया, E और क्या बोलो, N है। इसका मतलब क्या हुआ, E और D। और इसका मतलब क्या हुआ, इसे लिखना तो मुश्किल है क्योंकि 3 में से कोई भी है। तो तुम बोलोगे सर ये टेबल लंबा होगा, अरे सम तो लंबा होगा, मैं कहाँ कह रहा हूँ आसान है।
तुम ऐसे भी कर सकते थे, ये टेबल को क्रिएट करो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करोगे। तुम सबको एक एक ले सकते, 1 2 3, तो यहां से कितना आएगा 2, तो ये आपस में कितना 5 फैक्टर लंबा होता है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे यूज करोगे। लिखना है तो लिख लो। आने का चांस कम है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आने का चांस कम। आगे सॉरी, कोई लिख नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग बैठे ही हो। नहीं चलो, तब भी एज अ टीचर तो मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा। चलो आगे चल रहा हूं। ये टेबल थोड़ा बना लो, हाँ, ताकि दिमाग में रहे कि वो ऐसा भी हो सकता है। अगर लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो तो बात अलग है। चलो थोड़ा सा लिख रहे हो तो टेबल, क्योंकि टेबल बनाने से क्या होगा ना, दिमाग में रहेगा और यार ऐसा भी किया जा सकता है। हाँ, उसके बाद सर्कुलर परमुटेशन में आऊंगा। सर्कुलर परमुटेशन,
तो अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है और इसमें 3 आदमी को बिठाना है, तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे P1, P2, P3, P4 को बिठाया और यहाँ पे मैंने P1, P2, P3, P4 को बिठाया। सर्कल में ये जो बैठना है ये सेम है। सर्कल में तुम P1, P2, P3, P4 ऐसे बैठोगे या, क्योंकि तुम बस सर्कल में देखो ऊपर और नीचे वाला पोजीशन तो होता नहीं है, लीनियर तो है नहीं। लीनियर में जब तुम बैठते हो P1, P2, P3, P4 और P2, P3, P4, P1, तो ये सेम नहीं है, क्योंकि इसमें पहले में P1 बैठा है और इसमें पहले में P2 बैठा है। मगर यहाँ पे तुम यही देखोगे कि P1 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है। तुम अगर ध्यान से देखो तो फैन का जो नॉब होता है, तुमने नॉब को एक घुमा दिया है, एक क्वार्टर घुमा दिया, तो क्या हुआ, ये P1 इधर आ गया, P2 इधर आ गया, P3 और P4 इधर आ गया, तो तुम्हें ये मिला। तो सर्कुलर में ना, क्योंकि हम अपने नेबरहुड से पहचाने जाते हैं कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कौन है, ना कि डायरेक्शन से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से। तो इसलिए ये सब जो है, ये सब साइक्लिक ऑर्डर होने के कारण ये आइडेंटिकल कहलाता है। तो मैं जानता हूं कि n लीनियर परमुटेशन के कोई भी एक लीनियर परमुटेशन का n साइक्लिक ऑर्डर होता है। n साइक्लिक ऑर्डर में तुम चीजों को लिख सकते हो। साइक्लिक ऑर्डर में क्या है, मतलब अगर तुम P1, P2, P3 लिखते हो तो और क्या हो सकता है, P2, P3, P1, और क्या हो सकता है, P3, P1, P2। तो देखो 3 था तो तुमने 3 लिखा। तो जब तुम लीनियर परमुटेशन करते थे तो वो n फैक्टोरियल वेज से होता था, मगर अब ये 3 का ग्रुप बन रहा है, मतलब n का ग्रुप बनेगा। तुम्हारे पास लीनियर में P1, P2 से Pn, P2, P3 से Pn, P1 और डॉट 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 Pn, P1 से लेके Pn-1, ये सब अलग अलग अरेंजमेंट्स थे। मगर जब तुम सर्कल में जाते हो तो ये सेम अरेंजमेंट है, तो डिवाइडेड बाय n इज नथिंग बट ये n-1 फैक्टोरियल होता है। तो इसीलिए अगर तुमने सर्कल में अरेंज कर रहे हो, अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अगर तुम अरेंज इन सर्कल करते हो, अरेंज इन सर्कल, तो नंबर ऑफ परमुटेशन जो होता है केवल ये लिखने से हो जाएगा, ऊपर लिखने का जरूरत नहीं है, वो n-1 फैक्टोरियल है। आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, अगर तुम r ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में परम्यूट करते हो, अगर, तो क्या करोगे, तो सबसे पहले तो n में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। कितने तरीके से कोई बोलेगा, काफी देर तक मैं बक रहा था इसीलिए। NCR. पहले n में से r, तो NCR। अब r ऑब्जेक्ट को जब सर्कल में करोगे, n ऑब्जेक्ट्स के लिए n-1 फैक्टोरियल था, तो r के लिए क्या होगा, R-1 factorial. r-1। तो ये लिखना है तो लिख लो, ऊपर वाला लिखने का जरूरत नहीं है, ऊपर हेडिंग दो सर्कुलर परम्यूटेशन। ये लिखना है तो लिख लो, मैं 30 सेकंड्स में आ रहा हूं।
चलो आगे चल रहा हूं। There are 5 boys and 4 girls. ध्यान से सुनोगे, हाँ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। In how many ways they can arrange in a circle? बोलोगे? एक राउंड टेबल में, मतलब they can be seated in a round table. कोई बोलेगा? Total objects? 9c5 into नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बॉयज नहीं, सबको अरेंज इन ऑल ऑफ देम, अरेंज 8 factorial. इन हाउ मेनी वेज ऑल ऑफ देम कैन बी सीटेड इन अ राउंड टेबल। अब बोलोगे 8 factorial by 5 factorial. factorial. टोटल तुम्हारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 9. 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो डायरेक्टली बोलोगे क्या 9 - 1 फैक्टोरियल नहीं होगा? Yes, sir. कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तुम लोग सी क्यों लगा रहे हो? सेकंड में रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, ठीक है। इन 6 ऑफ देम कैन बी सीटेड इन अ राउंड टेबल। तब अब 6 तो तुम्हें चूज करना होगा, 96 तो वो Into कितने 5 तरीके हो सका? 9c6 into इंटू 6 minus 1 factorial. लिख लोगे क्या? मैं आगे और बताऊंगा इसी में। चलूं आगे? Yes, sir. चलता हूं आगे। सर थोड़ा मेरे सा पास, ठीक, मेरे पास 5 बॉयज 4 गर्ल्स हैं, हो गया? सा हो गया। 5 boys 4 girls, 5 boys 4 girls। थर्ड, all girls are together। तब हर गर्ल्स एक साथ हैं। अगर all girls are together तो बंडल मेथड लगेगा। G1, G2, G3, G4 को एक बंडल बना लूंगा, और So 5 minus 1 factorial. B1, B2, B3, B4, B5 बंडल को इंक्लूड करके तुम्हारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 6. 6. देखो, टुगेदर जब भी देखते हो दिमाग में आएगा बंडल बनाओ, बंडल मेथड। तो मैं जानता हूं कि मेरे पास 6 एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं, और एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि बंडल को इंक्लूड करके इन अ सर्कल कितने तरीके से हो पाएगा? 5 6 factorial. - 1 तो 5 फैक्टोरियल। अब इनसाइड बंडल आओ। इनसाइड बंडल ये लीनियर परमुटेशन है या सर्कुलर है? जब केवल ये वाला, Linear permutation. यहाँ पे तो सर्कल नहीं बनाना रे। G1, G2, G3, G4, और अगर मैं बोलूं कि G2, G3, G4, G1, ये एक कहाँ पे है? G2 यहाँ पे B1 के साथ है, यहाँ पे G1 B1 के साथ है। तो इनसाइड बंडल इट्स अ लीनियर परमुटेशन। कितने तरीके से हो सकता है? 4 गर्ल्स हैं 4 factorial. तो ये 4 फैक्टोरियल, इसलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा? 5 फैक्टोरियल 4 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। किसी को लिखना है तो लिख लो।
चलो आगे चलो। Yes. चलो 5 boys 4 girls, no 2 girls are together. कोई भी 2 लड़की एक साथ नहीं है। तो ऐसे में हम लोग का जो तरीका था वो था Space creating. स्पेस क्रिएटिंग मेथड। सबसे पहले 5 बॉयज को सर्कल में बिठा दो। फाइव बॉयज इन अ सर्कल। कितने तरीके से? 4 factorial. 4 फैक्टोरियल बेस। अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, कितना बाकी रहा? 1 2 3 4 5। ये अब सर्कल नहीं है रे, क्योंकि ये बीच में अब बैठ रहा है बॉयज के। यहाँ पोजीशन रिलेटिव हो गया है। तो सेलेक्ट 4 पोजीशंस फॉर गर्ल। कितने तरीके से? 5C4. 5C4. फॉर गर्ल्स एंड अरेंज देम। एक ही साथ दोनों ही लिख देता हूं तब। C4 into 4 factorial. Into 5C4, मगर ये 4 फैक्टोरियल होगा। 4 - 1 नहीं, क्योंकि तुमने ऑलरेडी सर्कुलर को ऊपर ले लिया। दिस इज नॉट सर्कुलर। यहाँ पे मैंने G1 और G2 को बिठाया और यहाँ पे मैंने G1 G2 को बिठाया। दे आर नॉट सेम। तो क्योंकि तुम रिलेटिवली किसी के बिठा रहे हो तो दे आर नॉट सेम नाउ। इसलिए जो आंसर होगा, पहले बॉयज को बिठाओगे, वो सर्कल में है, फिर एम्प्टी स्पेसेस में गर्ल्स को बिठाओगे, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? नहीं, yes. चल आगे चलता। दो मिनट। चलो अब इसमें आते हैं। इसमें मगर तुम लोग को मैं भी इसका प्रूफ नहीं दे पाऊंगा। तुम लोग को एक पैटर्न देखना होगा, ठीक है? मैं अगर तुमसे अब कभी पूछता हूँ, विदाउट प्रूफ कह रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखोगे। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ
x1 plus x2 plus x3 plus x4 इक्वल टू 50। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल का मतलब होता है x1 भी 0 से शुरू हो सकता है, x2 भी 0 से शुरू हो सकता है, x3 भी 0 से शुरू हो सकता है, x4 भी 0 से शुरू हो सकता है। तो अगर मैं इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछूं तो वो तुम्हारे पास होगा, इसका ये फॉर्मूला है 50 प्लस ये 50 यहां से आता है, नंबर ऑफ वेरिएबल 4 है, -1c 4 -1। हाँ, मतलब अगर मैं x1 प्लस x2 डॉट डॉट xr इक्वल टू n में इच xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर मैं इसका नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन तुमसे कभी पूछूं तो इसका नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन होगा तुम्हारे पास n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये तुम्हें याद रखना है। तो इसलिए अगर मैं तुम्हें कभी बोलूं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 10 का नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन क्या होगा, बोलो? नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन तुम्हारे पास क्या होगा? 10 प्लस -1 3 C3 -1 सी कितना? 3 -1। अभी कहीं कंफ्यूज मत हो, बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके इसका प्रूफ होता है। यही एक चीज है जहां पे मैं प्रूफ तुम्हें नहीं बता रहा हूं, मगर सम्स बन जाएंगे, लिखना है तो लिख लो, मगर सम्स बन जाएंगे। आगे आगे चलूं? नो थोड़ा लिख लो इसको। ठीक है, मैं थोड़ा सा हो सकता है, मैंने बोला था ज्यादा लंबा क्लास लूंगा मगर आज नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, जरा वो टैक्स फिलिंग का कल लास्ट डेट है, मुझे सीए के पास निकलना होगा। 10 बजे क्लास शुरू भी नहीं कर पाया मैं, एक्चुअली सो गया था कल रात को, काफी लेट सोया था तो इसीलिए। हो गया। चल आगे चलता हूँ, ठीक है, ये टॉपिक खत्म कर दूंगा मगर हाँ इसके बाद। तो अब मैं आगे चल रहा हूं, क्या यूज है बताता हूं। ऊपर लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसे जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे इन हाउ मेनी वेज 10 identical books या 10 identical copies can be given to 3 students if empty hand is allowed। empty hand allowed है, प्रॉब्लम करके देखोगे एक बार। 10 आइडेंटिकल कॉपीज है, क्या इसमें यह मायने रखता है कि कौन सा कॉपी किसके पास गया? Yes. क्या इसमें यह मायने रखता है कि कितना कॉपी किसके पास गया? हाँ। तो सपोज तुम्हारे पास 3% है, P1 P2 P3, इसको मैंने X कॉपीज दिया, इसको मैंने Y कॉपीज दिया, कौन सा कॉपीज दिया वो तो मायने नहीं रखेगा क्योंकि वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, और इसको मैंने Z कॉपीज दिया। तो क्वेश्चन में X प्लस Y प्लस Z कितना होना चाहिए? 10। और X 0 से बड़ा हो सकता है क्योंकि एम्प्टी हैंडेड अलाउड है। अब बोलो, क्या मैंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले कहा था इसका नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 10 plus 3 10 plus 3 minus 1. मैंने इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन अभी थोड़ी देर पहले बताया था 10 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। किसी को लिखना है तो लिख लो डिस्ट्रीब्यूशन। सर अगर एम्प्टी हैंड इज नॉट अलाउड है तो? आ रहा हूं, अभी उस वाले में आऊंगा, पहले ये लिख लो, आया समझ में? यस सर।
बोल आगे चलो, हाँ चलो प्रॉब्लम। सर, हाँ बोलो। क्या आज शाम को क्लास होगा? आज शाम को होगा क्या, मैं मैसेज कर दूंगा। अभी एक बार मैं जाता हूँ वहां पे, अगर ठीक है मुझे वहां पे बैठने का जरूरत नहीं रहा तो मैं काम क्लास लूंगा। हाँ आगे चल रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम देखो, ध्यान से देखो। अब कभी कभी तुम्हारे पास, तुम्हें कभी कभी एक ऑक्सिलरी वेरिएबल लेके आना पड़ेगा। मतलब बताता हूँ, सपोज मैंने x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 20 बोला, मगर x 1 से बड़ा है, y 2 से बड़ा है और z 3 से बड़ा है। अब तो प्रॉब्लम हो गया क्योंकि सब अलग अलग से बड़ा हो रहा है। ये मुझे मालूम है कि x y z नेचुरल नंबर है। तो ऐसे में वी यूज टू सब्स्टिट्यूट, मतलब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तुम लोग याद रखो, कोई एक नाम याद रखो ताकि तुम्हें पता चल जाए ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का फॉर्मूला है। x हर समय 1 से बड़ा, इसलिए मैं x को 1 प्लस कैपिटल X ले लेता हूं। तो अगर x हर समय 1 से बड़ा होगा तो कैपिटल X 0 से बड़ा होगा, हाँ या ना? यस। Yes, sir. तो y को क्या लूंगा बोलो? 1 तो प्लस ऐसा जब तुम 2 ऐसा plus जब तुम अनइवन बाउंड देखते हो, एक सिंगल बाउंड नहीं देखते हो, तो दिमाग में आ जाएगा ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है। तो y कैसा दिखेगा? 1 प्लस वाई। y अगर नहीं, गलती 2 किया, plus capital 2 Y. प्लस 2 वाई प्लस वो कैपिटल Y, क्योंकि कैपिटल Y 0 से बड़ा है। और z कैसा दिखेगा? 3 3 प्लस plus capital Y. 3, क्योंकि z अगर 3 से बड़ा है तो z 0 से बड़ा है। अगर ये सब इसमें डाल दूं तो क्या होगा? 1 इंप्लाइज X 1 plus प्लस 1. x 2 प्लस y 3 प्लस z इक्वल टू 20। तो इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 14 और सब x y z 0 से बड़ा। तो बोलोगे नंबर ऑफ, क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना होगा? 14 16 plus C2. 3 minus 1 C 3 minus 1. 14 प्लस 3 माइनस 1 फिर 3 माइनस 1। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये कब? अगर अनइवन बाउंड हो तो। आगे चलो। हाँ। चलो अब पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का एक फार्मूला है। x प्लस वाई प्लस जेड 10, अगर x y z नेचुरल नंबर है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब एम्प्टी हैंड अब अलाउड नहीं होगा, 0 अलाउड नहीं है। अब सब 1 से शुरू होता है, सब इवन बाउंडेड है, सब 1 से शुरू होगा। तो ये 10 माइनस 1 C 3 माइनस 1 होता है। मतलब अगर मैं x1 x2 से लेके xr इज इक्वल टू n में, इसमें अगर मैं तुमसे नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछूं, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो ये n माइनस 1 CR माइनस 1 होगा।
तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन हाउ मेनी वेज, in how many ways 10 identical mangoes can be given to 4 children such that no one is empty handed? क्या होगा तब? सपोज तुम्हारे पास चिल्ड्रन C1, C2, C3, C4 है, तुमने सबको X1, X2, X3, X4 दिया, तो क्या होना पड़ेगा? कोई बोलेगा? 9C X1 plus X2 plus X3 plus X4, कोई भी एम्प्टी हैंडेड नहीं है, तो Xi हर समय 1 से शुरू, तो हेंस ये नंबर ऑफ क्या होगा? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा? 10 - 1 C4 - 1 9C3। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। आगे चलूं? Yes, sir. चलो आगे। आज मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, ठीक है? इसलिए और रिमेनिंग कुछ और है, वो और एक सीटिंग में हो जाएगा तुम लोग का। तो कल का सीटिंग थर्सडे है ना, कल 31 है। मैं बता दूंगा, टाइमिंग दे दूंगा, ठीक है? कल का एक बार सुबह उठ के एक टाइमिंग दे दूंगा तुम लोग को मैं। तो आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है? असाइनमेंट सीट मैंने इसका भेजा नहीं है, मुझे याद दिला दोगे? हाँ, आज रात के 6 बजे के आसपास कि सर आप असाइनमेंट सीट इसका भेजने वाले थे। मतलब मैं बहुत असाइन, तुम देख रहे हो, गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम सब कुछ बना रहा हूँ, तो इसीलिए जरा तुम लोग मुझे बस मुझे रिमाइंड कराते रहो, ठीक है? जैसे कल रात को मुझे एक लड़के ने रिमाइंड करा दिया कि सर इनवर्स का आपने पास्ट ईयर नहीं भेजा, तो फिर मैंने रात को बना के तुम लोग को 12 बजे के आसपास भेजा। तो मुझे बस रिमाइंड कराते रहो, हाँ प्लीज, ठीक है? क्योंकि मैं अकेला ही बनाता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा टीम नहीं है। हाँ, तो दिमाग से निकल जाता है एकदम कि सर क्लास में, इसलिए मैं कहता हूँ कि आज रात को डीपीपी तुम्हें मिल जाएगा। नहीं मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर करने का मन है तो मुझे रिमाइंड कराओ, ठीक है? मैं रेडी हूँ, ठीक है? जैसे तुम लोग अभी चीजों को अरेंज नहीं कर पा रहे हो, बोर्ड आ रहा है, एंट्रेंस आ रहा है, सब कुछ, वैसा मेरे साथ भी हो रहा है। बोर्ड का सीट बनाना पड़ रहा है, एंट्रेंस का सीट बनाना पड़ रहा है, ठीक है? तो इसीलिए, और वो लॉकडाउन तो है ही, और उसमें 2020 खत्म होने वाला है, तो एक न्यू रिजोल्यूशन आता नहीं, 2020 हो ही जाए, 21 से अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है? तो मुझे भेज देना, मुझे जरा भी जाना है, हाँ, सीए के पास, वरना फिर वो बंदा। हाँ बोलो। सर एक बात पूछना था सर, सम का। हाँ, एक सम का सर, 2 to the power 1/4 प्लस 4 to the power 1/8 और 8 to the power 1/16 का समेशन कैसे करते हैं? भूल गया तरीका। 2 to the power 1/4 प्लस 4 to the power 1/8 हाँ, प्लस 8 to the power 1/16 का। तो ये क्या होगा? 2 to the power 1/4 हो जाएगा, 2 के टर्म में लेने से ये भी तो 1/4 ही हो जाएगा। हाँ, नहीं होगा, क्या होगा? नहीं होगा, 2 to the power 3/16 हो जाएगा ये। और सॉरी 2 बाय नहीं, ये तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस ये 2 to the power 3/16। 3/16, तो ये 2 to the power 1/, ये मल्टीप्लिकेशन होगा क्या? हाँ, शीट में समेशन दिया था सर। एक बार मुझे भेज तो, ये समेशन होने से तो ये नहीं आ रहा, मुझे भेज दे एक बार सम। हाँ, मैं देख लूंगा, ठीक है? इवनिंग में भेज दूंगा सर, डाउट में।
हाँ मुझे इवनिंग में भेज देना, ठीक है। अभी मैं ये निकलता हूँ अभी मैं, हाँ चल। पहले रुक जाओ, पहले तो मैं आजकल पीडीएफ देना भी भूल जाता हूँ, 2 मिनट रुको। सर आज रात को डाउट क्लास कब रखेंगे सर? डाउट हाँ क्लास सर, मैं भी नाम भेजे थे। मैं ठीक है, आज रात को एक बार मैं भेज दूंगा तुम लोग को। हाँ मुझे भेज दो। कौन बोल रहे हो? सर अभिनव। अभिनव, सर, कौन सा मैं- जूम का डाउट क्लास चाहिए? हाँ सर। तो मुझे भेज दे एक बार डाउट, मैं भेज दूंगा। हाँ तुझे लिंक। हाँ चल। सर मतलब रात को